सोचा कि आज की वीडियो का शुरुआत हम लोग क्यों ना इसी ट्यून से करें। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू पास द टफेस्ट इंटरव्यू। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। इसमें मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस की बात करूंगा। आप लोग जानते होंगे मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत कर रहा हूं, तो वहां पर भी मुझे इंटरव्यू देना पड़ा था। उसके अलावा मास्टर्स में मैंने जब जेएनयू में एडमिशन लिया, उसके बाद जब वहां से पास आउट किया तो वहां से भी इंटरव्यू दिया। पीएचडी एंट्रेंस के बाद भी एक इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ता है। और उसके बाद अभी मैंने जो सबसे टफेस्ट इंटरव्यू था, जो अपने पीएचडी के डिफेंस के लिए जो देना होता है, जिसको आप बोलते हैं डिफेंडिंग योर थीसिस, तो उस टाइम पे जो इंटरव्यू मैंने दिया था, उन तीनों चारों इंटरव्यू के बेसिस पे क्या क्या चीजें आपको नोटेड डाउन होनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपके पास एक कमांड होनी चाहिए। और मैं इस मुद्दे पे इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से एक इंटरव्यू को फेस किया जाता है। वो बात तो है। अब इंटरव्यू जब आप फेस करते हो तो दो तीन चीजें होती हैं जो नॉर्मली मैटर करती हैं। जैसे आप जॉब के लिए जा रहे हो तो उसके लिए तो ड्रेसेस मैटर करती है, तो वो उसके लिए आपके पास यूट्यूब पे हजारों वीडियोस अवेलेबल होंगी कि किस तरह से ड्रेस पहनने हैं, किस तरह से। और उसमें मैं कोई गाइडलाइंस नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग आज के जमाने के युवा लोग इतने स्मार्ट हो, आप लोग जानते हैं कैसे ड्रेस आपको पहनना है, किस तरह से आपको मेकअप करने हैं और बाकी चीजें, है ना। लड़कियां तो एक्सपर्ट होती है, तो लड़कियों के लिए तो जरूरी नहीं, और लड़के भी आजकल बहुत ज्यादा ये सब के बारे में जानकारी रखते हैं। कुछ जो छोटे छोटे पॉइंटर्स, मैं कोई नोट्स बना के नहीं बोलता, तो जो चीज मुझे याद आती जा रही है मैं बताते जाता हूँ। उसके बाद मैं तीनों चारों जो इंटरव्यू था उसके बेस पे भी कुछ कुछ चीजें जो मुझे याद आ पाएंगी वो मैं बताऊंगा। तो सबसे बड़ा जो आपका जो प्लस पॉइंट होता है दोस्तों, मैं बोलूंगा कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। कॉन्फिडेंस तो जरूरी है ही, वो है आपके कमांड ऑफ लैंग्वेज। कि आप जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं तो सामने वाला जो पर्सन है वो आपको ऑब्जर्व करता है आपके लैंग्वेज से। और लैंग्वेज एक ऐसी स्किल है, इसको आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप कांस्टेंट इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। जैसे कि मैं एक बात बताता हूं, जो आदमी ग्रामीण परिवेश से है तो उसकी जो भाषा शैली होगी वो ज्यादातर हिंदी परिशिष्ट, और उसमें उसकी मातृभूमि का भी जो है पुट जो है जिसको बोलते हैं वो नजर आता है। जैसे कि यूपी बिहार वाले हैं तो उनके इंग्लिश बोलने का तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है, और उनके हिंदी के उच्चारण में भी आप डिफ्रेंसिएशन ऑब्जर्व कर सकते हो। वैसे जो छत्तीसगढ़िया लोग जो हिंदी बोलते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने लैंग्वेज को पॉलिश करें। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये लैंग्वेज आने ही चाहिए, बट आज के टाइम पे इंग्लिश आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सीख सको तो सीख लो, नहीं सीख पा रहे हो तो आपको हिंदी में इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए कि सामने वाला सुनने वाला जो बंदा है, सुनने वाला जो व्यक्ति है, वो आपके लैंग्वेज से ही जान जाए कि हाँ यार, क्योंकि लैंग्वेज भी ना आपके जो बोलने का तरीका है वो आपके इंटेलेक्ट को दर्शाता है कि आपके अंदर जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी किस तरह की है, उसको डिफाइन करने में आपके लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा चीज जो होता है वो है कॉन्फिडेंस आपका, कि आप जब क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हो तो आप में वो नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आप जब बोल रहे हैं तो उसके बीच में ज्यादा रुकावटें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सेंटेंस के बीच में बहुत सारी रुकावटें रखते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि अच्छा इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। ये एक चीज होती है। तीसरी जो बात होती है इस इंटरव्यू के दौरान कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स को हैंडल कैसे करते हो। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आपको लंबे आंसर्स देने होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसपे आपको बहुत लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये कमांड में होना चाहिए कि किस क्वेश्चन पे आप कितना ज्यादा बोलेंगे। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोई आपके मम्मी पापा क्या करते हैं तो आपको ऐसे लंबा चौड़ा ऐसे नहीं बता देना है कि अरे मम्मी पापा का तो बिजनेस है, उनके बिजनेस में तो सीमेंट फैक्ट्री के 10 बोरियां जो है वहां से वहां जाती हैं, उसके बाद 20 बोरी को ठेकेदार लोग लाके यहाँ पर रखते हैं, फिर वहां उनको कस्टमर प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह के आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं करना। ये मैं बहुत बेसिक से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको बहुत कम शब्दों में आंसर देना होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे आप जो है शॉर्ट आंसर देके बच नहीं सकते। जैसे आपको पूछ दिया कि अच्छा आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका मेन पर्पस क्या है, तो उस पर्पस को आप जो है 2 लाइन 3 लाइन में नहीं डिफाइन कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, आप पॉइंटर्स के बेस पे ही आगे बढ़ा सकते हैं अपनी बातों को, बट ये चीज है। अब मैंने जो अपने लाइफ में 3-4 इंटरव्यू फेस किए उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला इंटरव्यू मैंने जो फेस किया था वो था
12वीं पास करने के बाद जब मैं दिल्ली आया था, तो कंप्यूटर कोर्स करने के टाइम पे मैंने सबसे पहली बार इंटरव्यू फेस किया था। तो वो इंटरव्यू था डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, और उस टाइम पे मैं प्योरली हिंदी मीडियम से आता था। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा, तो वहां पर वो लोग अंग्रेजी में पूछने लग गए कि, तो मैंने वहां पर बोल दिया कि मैडम मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती। तो बोलती है ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बट हमें तो अंग्रेजी जरूरी है, आप कोशिश करो अंग्रेजी में आंसर देने की। और यकीन नहीं करोगे कि मतलब मेरे को उस टाइम पे इतनी अंग्रेजी की समझ थी कि उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज योर नेम, उसके बाद वेयर आर यू फ्रॉम, ये भी पूछा। तो मैंने बता दिया आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ और ये वो। फिर उसके बाद पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्यूटर, ये भी पूछा था। फिर ये भी पूछा था कि और भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे, हाँ व्हाट डू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, ये भी पूछा था। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, तो वो मैंने आंसर दिया। तो मैडम ने यही बोला कि बेटा देखो आपको इतनी अंग्रेजी तो आती ही है, तो आपको उतना घबराने की क्या जरूरत है, आपको बोलना चाहिए था। तो यही चीज को सोच के देखिए केजी कि जब आपको कोशिश, ये भी हो सकता है कि आप पहले से 12वीं तक पढ़े हो, तो आपके अंदर इतना स्किल आ चुका है, जब आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप कोशिश कर सकते हैं बोलने की, ठीक है। तो ये एक पहला इंटरव्यू फेस था। बट जब दूसरा इंटरव्यू मैंने फेस किया था, जब मैं एमए के बाद जब मैंने जेएनयू के दोबारा पीएचडी के लिए इंटरव्यू दिया था, और उस टाइम पे मैंने प्रपोजल बहुत डिफरेंट बनाया था एमफिल और पीएचडी के लिए। और उस टाइम पे क्वेश्चन जब मैंने पूछे, तो मैं मेरा थोड़ा नेचर जो है आर्ग्यूमेंटेटिव था। तो ये भी एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है इंटरव्यू में, कि आपको एकदम आर्ग्यूमेंट भी करना है इंटरव्यूअर से। तो आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, बट जो आर्ग्यूमेंट है वो पोलाइटली करना है। ये मुझे पता नहीं था, तो ये चीज आपके लिए लर्निंग होनी चाहिए। मान लो आपकी असहमति है इंटरव्यू लेने वाले से, तो आप असहमति दर्शा सकते हो, बट बहुत पोलाइट वे में। आप सीधा मुंह पे नहीं बोल सकते सर ये तो ऐसा होता है वैसा होता है करके ना, इससे वो लोग ऑफेंड होते हैं और आपके मार्क्स कम कर देते हैं। खैर जेएनयू में तो आप लोगों को पता होगा कि एसटी एससी ओबीसी और जो विकलांग लोग हैं उनको जेएनयू के प्रोफेसर जानबूझ के नंबर देते नहीं, 2 नंबर 3 नंबर देते ही हैं जानबूझ के, ताकि वो लोग एडमिशन ना ले पाए। हालांकि हमारे वर्ग लोग फिर भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जानबूझ के जेएनयू के प्रोफेसर ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसके ऊपर न्यूज रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, ठीक है। फिर उसी टाइम पे मेरा पीएचडी का भी इंटरव्यू हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहां मैं सेलेक्ट भी हो गया था। तो वहां पर मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था। वहां पर पूछा भी था कि आपका म्यूजिक का नॉलेज है कि नहीं, तो मैंने बता दिया था। तो उस टाइम पे भी यही होता है कि आपको बहुत सारे पैनलिस्ट होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं अलग, क्योंकि हर पैनल का एक्सपर्टीज जो होता है ना, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज वो अलग होता है। तो वो अलग अलग अपने, तो जैसे मान लीजिए 4 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो किसी का स्पेशलाइजेशन है एंशिएंट इंडिया में, किसी का स्पेशलाइजेशन है आर्ट्स में, एस्थेटिक्स में, तो वो अपने एरिया के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, और आपको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन उन एरिया के बारे में हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो मेन इंटरव्यू हुआ, तो वो भी मैंने क्लियर कर लिया था। जो जॉब के लिए जो पीएससी का इंटरव्यू था, उसमें ऑब्वियस सी बात है ड्रेसअप तो मेरा बहुत अच्छा था, ठीक है। जो मेरे व्हाट्सएप डीपी में बहुत समय तक मेरा जो फोटो था वही था, तो ड्रेसेस में मेरी सबसे अच्छी थी। और उस टाइम पे सबसे प्लस पॉइंट मेरा ये भी था कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा था कि मेरे सब्जेक्ट में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स था, 30 में से 25 नंबर आउट ऑफ 30, 25 मार्क्स आए गए। तो उस टाइम पे जब मेरा इंटरव्यू के लिए गया था, 3 पैनलिस्ट थे, तो जब मैं पहले गया था तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो मैं अंग्रेजी में ही जवाब देने लगा। तो उन्होंने पूछा आपको हिंदी नहीं आती, तो मैंने बोला आती है। तो उन्होंने कहा चलिए फिर आप हिंदी में जवाब दीजिए करके, तो मैंने हिंदी में जवाब दिया। तो पीएससी वाला जो है वो अपना पूरे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, फिर एक हिस्ट्री का था वो पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा। तो वही बात है, अब पहला टाइप का जो इंटरव्यू है वो पूछ रहा है आपको छत्तीसगढ़ के बारे में, आपको बलौदाबाजार जिले के ऐतिहासिक प्लेस के बारे में, तो आपको वो पता होना चाहिए, उस तरह से आप फैक्चुअली जवाब दोगे। और जो दूसरा वाला है वो हिस्ट्री के एकदम डीपली क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 में क्या हुआ था, 1835 में क्या हुआ था, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या आया था, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। और जो तीसरी जो पैनलिस्ट थी महिला थी, उन्होंने मेरे पीएचडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, ठीक है। मैं चूंकि जेएनयू से था तो जेएनयू के आइडियोलॉजिकल स्टैंड थे उनके बारे में पूछा, तो लेकिन मेरा वो इंटरव्यू बहुत बेहतर रहा था और अच्छे मार्क्स मुझे मिले थे। और ये जो लास्ट इंटरव्यू मेरा जो मैंने अभी दिया, वो मेरा था पीएचडी का जो वाइवा वोस इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, इसमें आपको अपना पीएचडी डिफेंड करना होता है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है ये बहुत लंबा इंटरव्यू चलता है, कम से कम आधा घंटा तक का। तो इसमें जो एग्जामिनर है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछेगा ही, आप प्रेजेंटेशन दोगे। उसके अलावा जैसे मेरा पहला ही क्वेश्चन था कि जो नाट्य शास्त्र है वो हमारे इंडिया के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए किस तरह से योगदान देता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं।
तो इंटरनेशनल रिलेशन की भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने होने चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बोलता भी हूँ, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, कि आपको न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, 1 या 2 पेपर आप कंटिन्यूसली पढ़ो, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का और एक अपने एरिया का। 2-3 पेपर आप पढ़ते रहोगे तो आपका अपडेट रहोगे, तो आपको पता रहेगा सॉफ्ट पावर क्या होता है, ठीक है, हार्ड पावर क्या होता है। ठीक है, तो उस तरह से फिर और भी क्वेश्चन थे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है वो भी पूछ दिया था, तो उस आपको पता होना चाहिए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपैरिजन। तो जो ये इंटरव्यूज होते हैं जो सबसे डिफिकल्ट होते हैं, इसमें ये देखा जाता है, इसमें आपके ड्रेस नहीं देखा जाता कि आप क्या पहन के आओ किस तरह से, इसमें देखा जाता है कि आपका ओवरऑल नॉलेज कैसा है। और मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया था कि उन्होंने बोला था कि आप इसे बुक के रूप में पब्लिश करें अपने थीसिस को, और हम चाहेंगे कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी के रूप में भी सर्व करें। मतलब इतना वो इम्प्रेस थे मेरे नॉलेज से। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें जो है मेन वो यही है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने ऊपर पता होना चाहिए कि आप कहां पर हैं, और दूसरा चीज ये होना चाहिए कि आपको जब आप इंटरव्यू का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आज के जमाने में ऐसा नहीं है कि आप जिस फील्ड से स्पेशलाइज्ड करते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ और बता सकते हैं कि आपको कुछ और चाहिए, तो मेरे पास वैसे टाइम कम रहता है, बाकी मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपसे मिलेगी। थैंक यू।